आप सभी को हमारा इस वीडियो में स्वागत है। तो नाग पंचमी के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। हमारा टॉपिक है दोस्तों शब्दांश। शब्दांश किसे कहते हैं, शब्दांश से आप क्या समझते हैं या शब्दांश क्या है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं और बातों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो दोस्तों, शब्दांश जो होता है दोस्तों, अगर मैं उसको संधि विच्छेद करूं इसका, तो शब्दांश का संधि विच्छेद होगा शब्द प्लस अंश। यानी शब्द के जो अंश, यानी शब्द का जो टुकड़ा होता है, यानी शब्द के का जो अंश होता है, शब्द का जो टुकड़ा होता है, तो उसी का हम शब्दांश कहते हैं। और शब्दांश का कोई अपना अर्थ नहीं होता है। जी दोस्तों, मैंने क्या बोला, शब्दांश दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द प्लस अंश। शब्द का मतलब शब्द और अंश का मतलब होता है टुकड़ा या भाग। यानी शब्द के अंश को, यानी टुकड़ा को ही हम लोग क्या कहते हैं, शब्दांश। जैसे एक शब्द है दोस्तों आहार। आहार क्या है, एक शब्द है। और अगर आहार को मैं खंडित करूं, है ना, तो आहार का जो टुकड़ा होगा, जैसे कि आ, तो ये जो आ है दोस्तों, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शब्दांश बोलेंगे। और शब्दांश का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। शब्दांश का अपना अर्थ कोई नहीं होता है। जैसे मैं कहूँ कि आ क्या है, एक शब्दांश है। और आ से बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। आ से आहार भी हो सकता है, आ से, है ना, आचार भी हो सकता है, आ से, है ना, आमरण भी हो सकता है। यानी शब्दांश का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, अपितु आ से बहुत सारे अर्थ प्रकट होते हैं। तो शब्दांश जो होता है वो शब्द के अंश या टुकड़ा को बोलते हैं शब्दांश, और इसका अर्थ नहीं होता है। उसी प्रकार से मैं बात करूं दोस्तों प्र। अब प्र क्या है, एक शब्दांश है। और प्र से बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, जैसे प्रहार हो गया, है ना, उसी प्रकार से प्रचार हो गया। तो देखिए, क्या प्र का अपना अर्थ हो रहा है, नहीं। प्र का बहुत सारा अर्थ यहाँ पर प्रकट कर रहा है ना। प्रलय भी हो सकता है। तो शब्दांश वह अंश होता है जिसका बहुत सारा अर्थ होता है और इसका अपना अर्थ नहीं होता है, तो उसे शब्दांश कहेंगे। अब शब्दांश को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा उपसर्ग और एक होता है हमारा प्रत्यय। जी, उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले या आगे लगता है, तो उसे बोलते हैं शब्द उपसर्ग बोलेंगे। जैसे देखो हार। हार यहाँ पर क्या है, तो हार एक शब्द है। हार का मतलब होता है गले की हार, और एक हार का मतलब होता है जीत या हार। तो हार एक हमारा शब्द है, और हार के पहले अगर मैं आ लगा दूं आ, तो ये क्या बन जाता है, आहार। तो आहार का मतलब क्या हो गया, तो भोजन हो गया। तो देखिए दोस्तों, उपसर्ग किसे कहते हैं, तो उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगता है या पहले लगता है, और पहले लग करके उसके अर्थ को बदल देता है, अर्थ में परिवर्तन ला देता है, तो उसको उपसर्ग। यहाँ पर हार का मतलब क्या था, जीत या हार। लेकिन हार के पहले जब आ लग गया तो क्या बन गया, आहार। और आहार का मतलब क्या हुआ, भोजन। तो यहाँ पर परिवर्तन हुआ, चेंजिंग हुआ। तो परिवर्तन होगा, चेंजिंग होगा, और एक नया बदलाव होगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे। एक और उदाहरण समझिए, यहाँ पर भी है दोस्तों हार। अब हार का मतलब जीत या हार वो भी हो सकता है, और एक हार का मतलब गले की हार हुआ। लेकिन तो हार एक शब्द है, और हार के पहले अगर मैं प्र लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, प्रहार। तो प्रहार का मतलब क्या होता है, वार करना। तो यहाँ पर क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगे या पहले लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। यानी किसी शब्द के आगे लगना ही उपसर्ग कहलाता है। अगर मैं बात करूं कि संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, तो संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होता है। हिंदी में मुख्यतः 10 उपसर्ग होता है। वैसे बहुत सारे उपसर्ग होते हैं हिंदी में भी, परंतु संस्कृत में 22 होते हैं, हिंदी में मुख्यतः 10 उपसर्ग होते हैं, और उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर मैं संस्कृत की उपसर्ग की बात करूं, तो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं दोस्तों प्र, परा, प्रति, परि, निस, निर, दुष, दूर, आ, अनु, अव, अप, अति, अधि, अभि, अति, उत, उप, शम, शु, वि और नि। तो ये हो गए संस्कृत का उपसर्ग। फिर से देखते हैं, प्र, परा, प्रति, परि, निस, निर, दुष, दूर, आ, अनु, अव, अप, अति, अधि, अभि, अति, उत, उप,
सब शु वी नी। और हिंदी में मुख्यतः 10 उपसर्ग होते हैं दोस्तों। अ हो गया, अध, उन, औ, दु, विनी, वीन, धर, कुशु, ये सब क्या है, हिंदी के उपसर्ग है। अब देखिए दोस्तों, परीक्षाओं में कैसे आता है, किस प्रकार से परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि कुमार्ग, तो कुमार्ग में कौन सा उपसर्ग है। अब देखिए, जब उपसर्ग हम बात करते हैं तो उपसर्ग जो होता है ना, वो टूट करके अलग हो जाता है। जब उपसर्ग की बात करते हैं तो उपसर्ग अलग टूट कर हो जाता है। जैसे कुमार्ग, तो निकल करके आया आगे कु। तो देखिए दोस्तों, मार्ग अलग हो गया, कु अलग, तो कु को ही क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे। उसी प्रकार से सुमार्ग में कौन सा उपसर्ग होगा, सुमार्ग, तो सु अलग हो जा रहा है, मार्ग अलग हो जा रहा है, तो इसमें शु उपसर्ग होगा, तो जो आगे लगे वो उपसर्ग कहलाएगा। उसी प्रकार से मैं बात करूं कि सनहार में कौन सा उपसर्ग होगा, सनहार। तो यहाँ देखिए दोस्तों, स के ऊपर बिंदु है तो यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। अगर स के ऊपर बिंदु रहे तो ये स और म, ये स का सही रहता है और यह बिंदु जो है ये म में बदल जाता है। तो शनहार में कौन सा उपसर्ग है, तो शम उपसर्ग। उसी प्रकार से संस्कृत में कौन सा उपसर्ग होगा, तो संस्कृत में भी स है तो यहाँ श हो गया और ये जो बिंदु है किस में बदल जाएगा, म में। तो संस्कृत में भी कौन सा उपसर्ग होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना मत, अपना विचार अवश्य भेजें। जय महादेव।